Hello students, welcome back in our social studies class. Today we are going to continue our fourth chapter, climate, and our today's topic is the seasons. Students, due to the difference in the climatic condition, we are experiencing the weather phenomena. So the area which receive the monsoon type of climate, they are having the characteristics of distinct seasonal pattern. ऐसा वो सभी एरिया जहां पर मॉनसून टाइप की क्लाइमेट मिलती है वहां सीजनल पैटर्न मिलता है. इट मीन्स द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर. एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने पर बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस नजर आते हैं. So these changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. दूसरी तरफ ये बात भी है कि ये सीजनल डिफरेंस जो है कंट्री में लैंड एरिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे बजाय उन हिस्सों के जो कि सी के आसपास के हैं, ओशियन के आसपास के हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोस्टल एरियाज में डिफरेंशिएशन कम एक्सपीरियंस होता है, ये वेरिएशंस कम एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन या रेनफॉल के पैटर्न में वेरिएशन भी नहीं होता. तो लेट्स क्लासिफाई हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन आवर प्लेस. हमारे भारत में कितने सीजन्स हैं? तो देयर आर 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया एंड दीज आर द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मॉनसून सीजन एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन. And some other regional seasons are also prevalent. But here we are going to classify the 4 major seasons which experience in the Indian landmass. So let's continue with the cold weather season. Cold weather season जिसे हम लोग winter के नाम से भी जानते हैं. अभी हम लोग experience कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी सर्दियां आनी शुरू हुई हैं. So the cold weather season begins from the mid-November in northern India and stays till February. हमारे इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन की शुरुआत यानी कि विंटर्स की शुरुआत नवंबर के मिड से शुरू होती है और ये विंटर्स फरवरी मंथ तक बने रहते हैं यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं हम ठंड को. और इनमें भी दिसंबर एंड द जनवरी मंथ आर द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जब हमें बहुत ज्यादा ठंड एक्सपीरियंस होती है. So what about the temperature? The temperature decreases from south to north. जैसे जैसे हम कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. अंडरस्टूड? और अगर इसके वेरिएशन की बात करें सो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई एंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट it between 24 to 25 degrees Celsius, whereas in the Ganga plain the temperature lies between the 10 to 15 degrees Celsius in the month of winter seasons. Winter season वाले महीनों में जो एवरेज टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न प्लेन पर 10 to 15 के बीच में और साउदर्न इलाके में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस. खासियत, what are the characteristics of winters? Days are warm and the nights are cold. Frost is the common in the north and the higher slopes of the Himalayas experience snowfall. दिन वार्म होते हैं, गर्म रहते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं. कोहरा पड़ना नॉर्दर्न एरियाज में और स्लोपी एरियाज में कॉमन हो जाता है और हिमालयाज जो है वहां बारिश होती है. Solid barish means the Himalaya experience the snowfall during the winter season. So during this season the northeast trade winds prevail over the country. ये वही सीजन है जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो कि परमानेंट विंड है वो हमारे कंट्री में बहती है एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. और कैसे बहती है? लैंड से सी की तरफ. अब जो हवा लैंड से सी की तरफ बह रही है वो ड्राई होती है, राइट? So for most part of our country it is a dry season. और आपने एक्सपीरियंस भी किया है सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है only because of this situation.
तो सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो अकर्स इन द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि ये वही हिस्सा है जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और कोरोमंडल कोस्ट लौटते हुए मॉनसून से रेनफॉल गेन करता है। तो इस समय इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर द तमिलनाडु कोस्ट getting the rainfall by these winds. So in the northern part of the country a feeble high pressure region develops. समझाया है मैंने आपको कि जहां पर कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड होती है हैवी, और इसीलिए प्रेशर भी इसका रहता है हाई। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग सर्दियां हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इस नॉर्दर्न पार्ट में कंट्री के हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है, और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती है। इसी का यही सिस्टम है, लैंड से सी की तरफ हवा जाना, राइट। सो दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। और ऐसे समय में क्योंकि लैंड से सी की तरफ हवा जा रही है तो बिल्कुल नमी नहीं होती है, पूरे आसमान साफ रहते हैं, लो टेम्परेचर बना रहता है। लो टेम्परेचर बने रहने का कारण सन का हमसे काफी दूर होना, ह्यूमिडिटी भी लो होती है, और काफी वेरिएशन वाली विंड्स होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द कंट्री प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। एक और खासियत है कोल्ड वेदर सीजन की कि यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस होता है। ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस होता है वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है ये लो प्रेशर है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी पर। मेडिटेरियन सी वही सी है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच का हिस्सा है। तो एंड वेस्टर्न एशिया एंड इट स्टार्ट मूविंग इनटू इंडिया। और फिर यहाँ का लो प्रेशर जोन जो है, यहाँ से हवाएं शुरू हो जाती हैं इंडिया की तरफ प्रिवेल होना, इसके साथ साथ वेस्टर्ली फ्लो के साथ। तो दे कॉज द मच नीडेड विंटर्स रेन्स। और इसके बाद इन्हीं की वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण एक विंटरली वेस्टर्ली फ्लो के कारण विंटर रेन्स अकर होती हैं हिमालय में स्नोफॉल के तौर पर, और प्लेन एरियाज में बारिश के तौर पर। और इसी लोकल सिस्टम में इसी बारिश को मावट कहा जाता है, विच इज बेस्ट फॉर द रबी क्रॉप्स। मावट सर्दियों में होने वाली बारिश, और बारिश किसके लिए बेनिफिशियल है? रबी क्रॉप्स के लिए। तो द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडिया का नॉर्दर्न हिस्सा तो काफी अच्छे से एक्सपीरियंस करता है कोल्ड सीजन को, लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू पर ये सीजन काफी हार्डली नोटिसेबल होता है। क्यों? क्योंकि आसपास समुद्र होने के कारण उसका प्रभाव पड़ जाता है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पर। So hope you guys understand the cold season well. Now let's move to the hot weather season, which is also called the summer season. So due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards as such from March to May, and it is hot weather season. चलो यहाँ पर आपको ये मूवमेंट एक बार दिखा भी देते हैं वापस। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये एक और लैटिट्यूड हमने बनाया और इसको दे दिया एक्सटेंशन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंड इट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। हियर अगेन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। अब हमारा सन जो है वो अकॉर्डिंग टू रोटेशन हम ऐसा महसूस करते हैं कि सन मूव कर रहा है, राइट। चलिए ये हमने बना दिया सन का मूवमेंट। इसको और एक्सप्लेन करेंगे। हम सभी जानते हैं, वी ऑल knows that the earth takes 365 days
and 6 hours to complete a one rotation over the sun. सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में हमारे अर्थ को लगते हैं 365 डेज और 6 आवर्स। दूसरा, हमारा सन जो हमारा अर्थ जो है वो टिल्ट है, थोड़ा झुका हुआ है 23 डिग्री के एंगल पर, तो इसकी वजह से पूरे अर्थ पर एक जैसा डे और नाइट नहीं होता, राइट। तो हमारा डे और नाइट का सिचुएशन कुछ ऐसा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लास्ट प्लेस है जहां पर सन डायरेक्टली चमकता है, सीधा चमकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम पर। उसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लास्ट स्टेज है। उसके बाद जो रेज हैं सन की वो स्लैंट हो जाती है, यानी कि द टेम्परेट एंड द पोलर एरियाज रिसीविंग लेस अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर। अब ये मूवमेंट किस तरह से होता है, देखिए हमारे यहाँ वी आर living in the northern hemisphere. It means the India is situated in the northern hemisphere. It means the Tropic of Cancer is the place. और आप जानते ही हैं कि Tropic of Cancer इंडिया के बिल्कुल मिड से जाती है। सी यहाँ पे मैप भी है और आपको यहाँ पे लोकेट भी कर देते हैं। ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, इट्स अ Tropic of Cancer. It passes India exactly from the middle part, right? तो ये हमारे इंडिया को पहले तो अगर हम क्लाइमेटिक जोन में सेपरेट करें तो ये हिस्सा आ जाएगा टेम्परेट और दिस वन इज ट्रॉपिकल, राइट। यहां पर सन की पोजीशन कब होती है, लगभग जून में। पूरी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है सन द मंथ ऑफ जून, लगभग 21 जून को, राइट। फिर 21 जून के बाद धीरे धीरे सन जो है वो नीचे जाना शुरू करता है। ये डिग्री 4 से शुरू हुआ हमारा, लगभग 0 डिग्री पर पहुंच जाता है। कब ये पहुंचता है 0 डिग्री पर, 23 सितंबर में। फिर अब इक्वेटर से वापस आगे मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंचता है 22 दिसंबर तक। फिर वापस इसका मूवमेंट, अभी क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, और अगेन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिक इक्वेटर and it reached equator at the time of 23rd March. 22-23 मार्च को ये वापस से इक्वेटर पर पहुंचता है और फिर इक्वेटर से मूव होना शुरू होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। अब इस पूरे सिचुएशन से हमारे इंडिया में वेदर सिस्टम चेंज होता है। जब सन हमारे ऊपर होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, then at that time we experience the summer season. And when the sun starts shifted towards the Tropic of Capricorn, we start realizing the colder condition of the climate, right? जैसा कि अभी हो रहा है, अक्टूबर है, लास्ट अक्टूबर है, अभी हमारा सन जो है इक्वेटर को क्रॉस कर चुका है सितंबर में, अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में यहाँ और दिसंबर में पूरी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और इसीलिए दिसंबर एंड जनवरी, these are the 2 months when we experience the heavy colder season. These are the 2 of the coldest months for the northern hemisphere, right? और इस समय यहाँ पर जब सन है तो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए यही समय समर कहलाएगा। जब हम लोग विंटर सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो यहाँ पर समर सीजन, राइट। अब समर सीजन की खासियत क्या होती है, अभी बताया कि ग्लोबल ड्यू टू द एपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन नॉर्थवर्ड आता है तो हमारे ये जो बेल्ट हैं इनका शिफ्ट हो जाता है किस तरफ, ITCZ के बारे में बताया आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इक्वेटर से शिफ्ट होकर के ट्रॉपिकल जोन पे आ जाता है, यानी कि सन सीधा चमकेगा आप। सो इट इज हॉट वेदर सीजन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई एंड देन लास्ट जून, राइट।
So the influence of shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature. और जब बेल्ट शिफ्ट हो रही है तो ये हमें टेम्परेचर से साफ इसका प्रभाव नजर आता है. During the month of March to May at different latitudes, in March the highest temperature is about 38 degrees Celsius recorded. कहाँ का? Deccan Plateau का. Then in April the temperature in Gujarat and the Madhya Pradesh it's around 42 degrees Celsius. यानी कि जैसे ही जैसे सन ऊपर आ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है. देन इन मे द टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज वेरी कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है कंट्री में वहां पर नॉर्मल है समर सीजन में टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री या उसके आगे क्रॉस कर जाना. चूरू इज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एरिया इन इंडिया, जो कि हमारे राजस्थान में है, राइट. So in peninsular India, temperature remain lower due to the moderating influence of the ocean. अब जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कुछ नहीं है. मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है. फिर वही फिनोमेना, क्योंकि सी ब्रीज चलती है जो वहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेती है, राइट. सो द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर. क्या एक्सपीरियंस करते हैं समर मंथ? टेम्परेचर का बढ़ना एंड फॉलिंग एयर प्रेशर. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट. प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. क्यों हो जाता है डिक्रीज? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे हवाएं हल्की हो गई, और हवा हल्की हो गई तो उसका प्रेशर भी कम हो गया, राइट. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे an elongated low pressure area develops in the region extended from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east. और ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. तो व्हाट हैपन आफ्टर दैट? अ स्ट्राइकिंग फीचर. अब देखो एक और स्ट्राइकिंग फीचर है गर्मियों का. इस वेदर सीजन का स्ट्राइकिंग फीचर है इस सीजन में चलने वाली ड्राई सैंडी hot winds, which is called Lu regionally. So these are very strong, gusty, hot, dry winds which blowing during the day over the north and the northwestern area. इतना हाई टेम्परेचर और इतनी ड्राइनेस होती है उस समय कि एक गर्म हवा चलती है जिसे रीजनल एरिया में लू कहते हैं, और ये दिन में चलती है. So sometimes they even continue until late in the evening. कई बार ऐसा भी होता है कि लू इवनिंग तक चल रही है. And direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of May in northern India. आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों के सीजन में आंधी आना बहुत ही आम है. And these storms bring temporary relief as they lower the temperature and may brings light rain and cool breeze. कई बार ऐसा होता है कि जब ये तूफान, ये आंधी जब चलती है तो कहीं से नमी ले आती है और उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश कर देती है, जिससे बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है. So this is also the season of localized thunderstorm which is associated with the violent winds. Torrential downpours often accompanied by hail in the West Bengal. These storms are known as काल बैसाखी. ये वही समय है जब थंडरस्टॉर्म, छोटे मोटे तूफान आते हैं लोकली. वेस्ट बंगाल में समर सीजन में आने वाला थंडरस्टॉर्म काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है. तो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शावर. अब क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से प्रेशर लो हो गया, और प्रेशर लो होने की वजह से एक प्री शावर शुरू होता है जिसे प्री मॉनसून के नाम से जाना जाता है. काफी कॉमन है गर्मियों के सीजन में इन द मंथ ऑफ मई जून इस प्री मॉनसून का आना, और काफी ऑफन है कहाँ आता है? केरल और कर्नाटका में. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. और ये जब प्री मॉनसून शावर्स होते हैं तो इसकी वजह से आम की फसल पकने लग जाती है. तो इसीलिए इस प्री मॉनसून को मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है इन द एरिया ऑफ केरल, कर्नाटका एंड द अदर प्लेसेस. अंडरस्टूड? सर्दियां बीत गई, गर्मियां आ गई. अब गर्मियां जब आ गई तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया. अब ये लो प्रेशर अपनी तरफ आकर्षित करेगा रेनी सीजन को. प्री मॉनसून शावर तो हो गए, अब जरा एडवांसिंग मॉनसून की बात करते हैं जिसे हम टोटली कहते हैं रेनी सीजन. और ये समय कौन सा होता है? जून के बाद
जून से लेकर के सितंबर का, राइट. सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन intensifies and it attracts the trade winds of the southern hemisphere. जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं ये उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है. एंड दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सबट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउदर्न ओशियन एंड दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ westerly direction. So, and it start entering in the Indian Peninsula as the southwest monsoon. तो ये जो साउथवर्ड ट्रेड विंड्स हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं, ये लो प्रेशर से आकर्षित होती हैं. ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, इंडियन लैंडमास पर आने की कोशिश करती हैं और ये शुरू हो जाती हैं इंडियन पेनिनसुला में एंटर करना. और ये फिर जानी जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के नाम से. So as these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. अब जब ये हवा आती है साउदर्न हेमिस्फीयर से, तो ये पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर इंडियन ओशन वाला पार्ट है. इन वार्म ओशियन से जब ये क्रॉस करती हैं तो ओशियन की अपने अंदर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो है उसको रिटेन करके, उसको एक साथ इकट्ठा करके ले आती हैं. तो these winds are very strong and they blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. बहुत तेज चलती है हवाएं, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से. So with the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. और इसी वजह से लगभग एक महीने में ये पूरे कंट्री को कवर कर लेती है. So inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. अब जब ये साउथ वेस्ट विंड आती हैं तो इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन में, सीजनल सिस्टम में पूरा चेंज लेके आती हैं. The windward side of the western Ghat receives heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and the parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country, especially in the Mawsyn Ram. सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया मॉनसून राम, जिसे सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस होती है इस मंथ में. कहाँ पर है? खासी हिल्स में. गारो, खासी, जांतिया which is situated in the Assam region. ठीक है, मेघालय वाला पार्ट आसाम के नीचे, वहां पर सबसे हैवी रेनफॉल होती है. एंड ऑफ कोर्स द रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. और फिर ईस्ट से वेस्ट तक जाते जाते रेनफॉल में कमी नजर आती है. राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दे गेटिंग द स्कैंटी रेनफॉल. इनके पास कम रेनफॉल आती है. So one of the another phenomena also associated with the monsoon and is its tendency to have breaks. कई बार ऐसा होता है कि मॉनसून में एक अदर फिनोमिना भी वर्क करता है. ऐसा नहीं है कि मॉनसून एक बार जब एंटर कर गया तो पूरा लगातार 3 महीने तक बारिश करता है. कई बार इसमें लंबे लंबे ब्रेक्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मॉनसून ब्रेक्स कहते हैं. It has a wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time and they are interspersed with the rainless intervals. इसका मतलब ये है कि वेट और ड्राई स्पेल आते हैं कभी कभी, बहुत तेज बारिश, फिर थोड़ा बारिश गायब हो गई, फिर वापस से आना. तो ये जो एक इंटरस्पोज्ड, एक रेनलेस इंटरवल होता है, इसे मॉनसून ब्रेक कहते हैं. एंड दीज ब्रेक इन मॉनसून्स आर basically related to the movement of monsoon trough. So for various reasons the trough and its exist keep on moving northward or southward which determine the spatial distribution of rainfall. ठीक है, तो इसे कहा जाता है मॉनसून का आना. अब इससे ओवरऑल क्या होता है, हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर काफी हैवी रेन्स होती हैं जो कि फ्लड, डिवास्टेटिंग क्रिएशन कर देती हैं, और कुछ हिस्से ऐसे भी रह जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में मॉनसून नहीं आता. तो जरा एडवांसिंग मॉनसून को यहाँ देखते हैं. अब मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडिया में मॉनसून 2 ब्रांचेस से आता है. एक तो ये है साउथ वेस्ट और एक ये ब्रांच है जो इस तरीके से आके चली जाती है. एडवांसिंग मॉनसून स्टूडेंट्स, द फर्स्टली रेनफॉल अराइजेस एट द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. केरल में सबसे पहले एक्सपीरियंस होता है रेनफॉल 1 जून को, राइट. फिर 5 जून को ये थोड़ा आगे बढ़ता है, कर्नाटका पहुंचता है. 10 जून तक ये पहुंचता है मुंबई. और ये इस तरीके से इंडिया के
इनर पार्ट पर होते हुए नेपाल तक जाता है। 15 जून तक पहुंच जाता है गुजरात और 1 जुलाई तक पहुंचता है ये राजस्थान और 15 जुलाई पर राजस्थान के सबसे वेस्टर्न हिस्से। जब सबसे पहली बार मॉनसून आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से केरल पर, उसी समय मॉनसून ईस्टवर्ड डायरेक्शन से बे ऑफ बंगाल ब्रांच से एक्सपीरियंस होता है मेघालय और वेस्ट बंगाल के ऊपर वाले हिस्से में और बांग्लादेश में, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मॉनसून। अब ये तो है मेनलैंड वाला सिचुएशन। इंडिया में मॉनसून का अराइवल अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात कर लें तो ये मई से ही शुरू हो जाता है, लास्ट वीक ऑफ मे। एट दैट टाइम these coastal area, these island groups also experience the rainfall. So this map shows the advancing of monsoon. अब मॉनसून आने के बाद में मॉनसून कुछ समय तक रुकता है और उसके बाद में ये वापस जाता है। तो जब मॉनसून जो है कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो बहुत ही अनसर्टेन स्थिति है, नहीं बता सकता कोई। द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी। साथ में जो मॉनसून ब्रेक है वो कब कहाँ होगा इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, while it cause heavy flood in one part, it may be responsible for the droughts in the other part. हमारे इंडिया में मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा अनइवन है कि जहाँ ये एक तरफ हैवी फ्लड क्रिएट कर देता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हिस्से बन जाते हैं उसी मॉनसून समय में जहाँ सूखा पड़ जाता है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉनसून इज वेरी uncertain situation of the climatic condition. It is often irregular in its arrival and its retreat both. It sometimes disturbs the farming schedule of millions of the farmers all over the country. Now let's talk about retreating or post monsoon. ये है ट्रांजिशन सीजन और ये ट्रांजिशन शुरू होता है अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। सितंबर तक तो आना एडवांसिंग मॉनसून, देन इट स्टार्ट बिगिन रिट्रीटिंग from the land area in between the month of October November with the apparent movement of the sun, क्योंकि अब सन जो है धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। तो the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weaker. अभी तक जो लो प्रेशर बना हुआ था जिसकी वजह से आकर्षित होकर के मॉनसून हवा आ रही थी, अब वो वीक होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे सन शिफ्ट हो रहा है वैसे वैसे लो प्रेशर का जोन भी शिफ्ट हो रहा है। So the southwest monsoon winds weaken and starts withdrawing gradually. And by the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plain. अक्टूबर के मंथ में लगभग मॉनसून की पूरी हवाएं नॉर्दर्न प्लेन को छोड़ करके मूव कर जाती हैं। The month of October November form a period of transition from hot rainy season to dry winter season. अब ये वही ट्रांजिशन पीरियड है अक्टूबर नवंबर जब गर्मी का पूरा तरीके से एंड होता है और ठंड का यानी कि विंटर सीजन का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई। रिट्रीटिंग किससे समझ आती है? पूरा बादल साफ हो जाते हैं, टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था अब वो कम होने लग जाता है। व्हाइल डे टेम्परेचर आर हाई बट नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट एंड देन लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। Owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. दिन का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और रात में ठंडक बढ़ने लग जाती है और ये जब सिचुएशन होती है तो इसको कहते हैं अक्टूबर हीट। द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली। और जैसे जैसे अक्टूबर का 15 अक्टूबर के बाद का समय शुरू होता है वैसे वैसे पारा गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर फॉल शुरू हो जाता है और बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट नजर आता है। नाउ द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड। कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ये बे ऑफ बंगाल की तरफ। कब? अर्ली नवंबर में। तो दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। अभी जो शिफ्ट है ये एक साइक्लोनिक डिप्रेशन की स्थिति बनाता है अंडमान सी में। And these cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. And these tropical cyclones are very often and very destructive. ये बहुत ही ज़्यादा destructive होते हैं। The thickly populated
deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri, they frequently struck by cyclones. तो ये जो बदलता हुआ साइक्लोनिक स्थिति है, ये साइक्लोन जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन की हेवी पॉपुलेटेड एरिया को, डैमेज करते हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को. एंड समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश. And the bulk of rainfall of the Coromandel coast is derived from the depression. यानी कि लौटते हुए मानसून से इस कोरोमंडल कोस्ट पर बहुत हैवी रेनफॉल आता है और ये इतना हैवी होता है कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. So hope you guys understand the entire system well. Now in my next video I will explain the distribution of rainfall, monsoon as a unifying bond इन इंडिया, किस तरीके से मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनाता है, इन सब के बारे में हम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. राइट, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.